नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम राजस्थान सेवा नियम यानी इनको शॉर्ट में बोले तो RSR भी बोला जा सकता है। ठीक है, राजस्थान सर्विस रूल्स। ये जूनियर अकाउंटेंट और जो TRA की आगामी परीक्षा होने वाली है सितंबर माह के अंदर, उसके अंदर आने वाले हैं। तो हमने राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 1 पढ़ दिया था, जिसमें नियम नंबर 1 से 6 तक थे। नियम नंबर 1 से 6 अध्याय 1 राजस्थान सेवा नियम एक परिचय जिसका नाम था, वो कंप्लीट कर लिया है। आज अध्याय नंबर 2 चैप्टर का नाम है परिभाषाएं। नाम क्या है? परिभाषाएं। और नियम कौन सा है? 7। खाली एक नियम है 7। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में जो भी सेवा नियम के अंदर जैसे कि आयु है, एज है, तो इस एज की परिभाषा क्या होगी। जैसे कि जब हम नौकरी करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाता है। तो उसकी परिभाषा क्या रहने वाली है कि वो 62 वर्ष कब तक होंगे, कैसे होंगे। वैसे ही परिभाषा दी हुई है इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी परिभाषाएं, लगभग 40 परिभाषाएं हैं। तो वो सभी हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। जो नई काम की है उनको हम छोड़ते चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जो आने लायक है, उसको हम पढ़ लेंगे। तो पहली जो परिभाषा दी हुई है अध्याय 2, जिसका नाम है परिभाषाएं, नियम नंबर 7। एक ही नियम है खाली इसके अंदर। ठीक है, इस नियम 7 के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई है जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब जो पहली परिभाषा है आयु, एज। ठीक है, आयु की परिभाषा क्या होती है, सर्विस के अंदर आयु की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। कि जिस दिन कर्मचारी विशेष आयु प्राप्त कर ले। विशेष आयु का मतलब क्या है? रिटायरमेंट, या बोले तो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ले। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ले, वो दिन क्या होता है? जिस दिन कर्मचारी विशेष आयु प्राप्त कर ले, उस दिन को क्या बोला जाता है? जिस दिन वह विशिष्ट आयु, विशिष्ट आयु का मतलब ये वाली, मान लीजिए कि 62 वर्ष की आयु होगी और रिटायरमेंट होने वाला है। मान लीजिए आज है 19 फरवरी को रिटायरमेंट है। ठीक है, तो इस विशिष्ट दिन, ठीक है, इस दिन मतलब ये जो 19 फरवरी, इस दिन मान लीजिए 62 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, और आज रिटायरमेंट होने वाला है। तो जिस दिन वह विशिष्ट आयु प्राप्त करता है वह दिन अकार्य दिवस, नॉन वर्किंग डे होता है। ठीक है, वह दिन क्या कहलाता है? नॉन वर्किंग डे। मतलब उस दिन के बाद से उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद से उसे कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा। मतलब सर्विस खत्म होगी तो अवकाश तो मिलेगा ही कहाँ से। तो विशिष्ट आयु प्राप्त करता है उस दिन को क्या कहते हैं? नॉन वर्किंग डे कहते हैं। बस एक बात ये ध्यान रखना है यहाँ तक कि उसे नॉन वर्किंग डे कहा जाता है। ठीक है, उसी दिन से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, विशिष्ट आयु प्राप्त कर ले उस दिन से कर्मचारी क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। मान लीजिए कि 62 वर्ष का हो गया या 60 वर्ष का हो गया। मतलब राजस्थान सेवा नियम में मान लीजिए 60 वर्ष अधिकतम है कि 60 वर्ष तक कोई व्यक्ति सेवा कर सकता है। तो वो जो लास्ट दिन होता है जिस दिन वह आयु प्राप्त कर ले, वो दिन क्या होता है? नॉन वर्किंग डे कहलाता है। अब मेन बात यह कि आयु का पता कैसे चलेगा कि ये 62 वर्ष का हो गया या 60 वर्ष का हो गया या इतनी इसकी नौकरी हो गई, पता कैसे चलेगा? तो पता चलता है जन्म तिथि से। ठीक है, जन्म तिथि से पता चलता है। अब मान लीजिए अभी जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिनको 45 साल नौकरी करते हो गए, मान लीजिए उनकी जन्मतिथि नहीं है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे उनकी जन्मतिथि मिलती नहीं थी। आजकल तो मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती जन्मतिथि के अंदर। तो अगर वास्तविक जन्मतिथि ज्ञात नहीं होने पर, वास्तविक जन्मतिथि मान लीजिए किसी की जन्मतिथि ज्ञात नहीं है, तो फिर उसकी जो है आयु कैसे ज्ञात करेंगे? जन्मतिथि ज्ञात नहीं होने पर आयु कैसे पता चलेगी? तो आयु पता चलाने के लिए हमें जन्मतिथि की जरूरत होती है कि जन्मतिथि कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली बात है कि जन्मतिथि, अगर केवल जन्म का वर्ष, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1970 में पैदा हुआ है। ठीक है, 1970 के अंदर पैदा हुआ, जन्म का वर्ष ज्ञात हो। मान लीजिए खाली कोई व्यक्ति है, उसको खाली वो कहे कि मेरे को तो भाई खाली जन्म का वर्ष ही पता है। ठीक है, कि मान लीजिए मेरे को तो 1970 में पैदा हुआ था, ये इतना ही मालूम है, मेरी माँ ने यही बताया था कि मैं 1970 में पैदा हुआ हूँ, खाली जन्म का वर्ष ज्ञात हो, तो कैसे निकालेंगे उसकी जन्म तिथि? तो उसकी जन्म दिनांक, उसकी जन्म दिनांक उस वर्ष की, ठीक है, जिस वर्ष वो बता रहा है, मान लीजिए 1970 बताया है, उस वर्ष की 1 जुलाई को उसकी जन्म तिथि माना जाएगा। ठीक है,
मान लीजिए उसने बता दिया 1970, तो 1970 की 1 जुलाई को उसका जन्मदिन माना जाएगा। मतलब ये बीच का सा एवरेज लिया जाता है, तो उस वर्ष की 1 जुलाई को उसका जन्म दिनांक माना जाता है। ये फिक्स है राजस्थान सेवा नियम के अंदर कि खाली जन्म वर्ष ज्ञात हो तो 1 जुलाई को उसका जन्मदिन मानेंगे। अब एक चीज और, वर्ष एवं माह दोनों ज्ञात होने पर, मान लीजिए उसने कह दिया कि मुझे तारीख तो याद नहीं है, पर मेरे माँ ने यह बताया था कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था, 1970 जनवरी में पैदा हुआ था। ठीक है, 1970 जनवरी 1970 के अंदर पैदा हुआ था। फिर महीना भी बता दिया उसने। पहले तो खाली जन्म का वर्ष ज्ञात था, तो 1 जुलाई मान लिया हमने। अब उसने कहा कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तो दो चीज याद होगी, एक तो माह याद हो गया, एक वर्ष, यानी वर्ष एवं माह है दोनों ज्ञात होने पर उसकी जन्मतिथि क्या मानेंगे? तो उसकी जन्मतिथि क्या मानेंगे? उस माह की 16 तारीख को उसकी जन्मतिथि मानेंगे। ठीक है, उस माह की 16 तारीख को, मान लीजिए जनवरी में पैदा हुआ था तो उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी को माना जाएगा। ठीक है, 16 जनवरी को माना जाएगा। तो दो कंडीशन होगी, खाली वर्ष ज्ञात हो तो 1 जुलाई, और महीना भी ज्ञात हो तो उस महीने की 16 तारीख को उसका जन्मदिन माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि वर्ष हो गया और माह भी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो कई बार कई व्यक्ति होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि मैं 50 साल का हो गया, मेरे को वर्ष याद नहीं है, मेरे को अनुमानित आयु याद है खाली कि मैं तो 50 साल का हो गया। ठीक है, या 60 साल का हो गया, तो फिर उसकी जन्मतिथि कैसे ज्ञात करेंगे? ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। केवल संभावित आयु ही ज्ञात हो तो जन्म दिनांक कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, केवल संभावित आयु, मान लीजिए उसने कहा कि 60 का हो गया, 65 का हो गया, तो फिर उसकी जन्म तिथि कैसे याद करेंगे? तो उसकी नियुक्ति दिनांक से। ठीक है, यानी जिस दिन उसने सर्विस में नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग टाइम है, उस नियुक्ति दिनांक से संभावित आयु को घटाकर, संभावित आयु को घटाकर, ये जो चीज है ये चीज समझनी जरूरी है। ठीक है, जन्म उसकी मान लीजिए नियुक्ति दिनांक है, जो ज्वाइनिंग टाइम है वो मान लीजिए उसने 1 जनवरी 1990 को उसकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1990 को उसकी नियुक्ति हुई थी। अब उसकी 1 जनवरी 2022 तक देखते हैं कि कितनी सर्विस कर ली उसने। तो 10 और 22, इसने 32 साल, 32 साल 1 जनवरी 2022 तक सर्विस होगी। ठीक है, 1 जनवरी 2022 तक कितनी सर्विस होगी? 32 साल होगी। 1990 से 1 जनवरी 1990 से 32 साल सर्विस होगी। ठीक है, हमने क्या माना है? 1 जनवरी को उसका ज्वाइनिंग टाइम माना है। ठीक है, और आज तक मतलब 1 जनवरी 2022 तक लिया है, तो 32 साल हो गई इसको सर्विस करते हुए। अब उसकी आयु कैसे निकालेंगे? उसने कहा कि मैं 50 साल का हो गया अभी। ठीक है, 50 साल का हो गया, तो 32 साल तो ये हो गए, और 32 साल कब हो गए? 1990 को। तो 50 साल करने के लिए -18 और जाना पड़ेगा। ठीक है, -18 और जाना पड़ेगा, तो 90 में से 18 गए तो ये लगभग आएगा 1 जनवरी 1973। ठीक है, लगभग और इतना ही आएगा कि 1 जनवरी 1973 को उसकी जन्म दिनांक मान ली जाए। तो इस प्रकार संभावित आयु ज्ञात होने पर इस प्रकार जन्म दिनांक निकाल सकते हैं। यह तो परिभाषा थी खाली आयु की परिभाषा। ठीक है, ये तो खाली आयु की परिभाषा थी कि आयु कैसे ज्ञात करेंगे उसकी सर्विस के अंदर, क्योंकि आयु ज्ञात करनी जरूरी होती है कि एक निश्चित आयु होती है, उस आयु तक ही हम नौकरी कर सकते हैं। तो आयु के लिए ये राजस्थान सेवा नियम में बताया गया है। इसके बाद 2 नंबर जो परिभाषा दी गई वो दी गई शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी, अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? शिक्षार्थी। तो इस शिक्षार्थी की जो परिभाषा दी गई है, शिक्षार्थी का मतलब होता है कि परमानेंट नौकरी नहीं होती है, स्थायी नहीं होता नौकरी के अंदर। ठीक है, स्थायी नहीं होता है, उसको साल 2 साल के लिए उस विभाग में रखा जाता है और मासिक दरों पे उसको वेतन दिया जाता है। तो वो होता है अप्रेंटिस, यानी जिसको मासिक दरों पर वेतन मिले, अर्थात स्थायी नियुक्ति नहीं हुई हो, मतलब वो परमानेंट नहीं हुआ हो, उसको 2 साल या 5 साल के लिए कोई मतलब कार्य का भार बढ़ गया तो उस कार्य के भार को कम करने के लिए स्थायी नियुक्ति न लेकर शिक्षार्थी के रूप में लिया जाता है। तो उस शिक्षार्थी के रूप में वह उसका काम भी सीख जाता है उस विभाग का, और उसको मासिक दरों पर वेतन मिलता है, लेकिन स्थायी नियुक्ति नहीं होती है उसकी। तो ये शिक्षार्थी की परिभाषा थी। इसके बाद है 3 नंबर जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा दी है संविधान की। ठीक है, अब संविधान का मतलब सेवा नियम में संविधान का मतलब यही है
भारत के संविधान से ही मतलब है, ठीक है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। जो अपना भारत का संविधान हमारे पर लागू होता है वही संविधान का मतलब इस सेवा नियम के अंदर है, ठीक है, यानी भारत के संविधान से ही है। भारत के संविधान से ही, भारत के संविधान से ही मतलब है संविधान का, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट ये है, ये शिक्षार्थी वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, संविधान भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी को पता है संविधान तो भारत के संविधान ही है। इसके बाद 4 नंबर परिभाषा संवर्ग यानी कैडर, संवर्ग, ठीक है, कैडर। अब कैडर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है, तो इसमें कैडर का कौन से कैडर के अधिकारी होंगे जो जूनियर अकाउंटेंट पे लगेंगे, तो वो अधिकारी होंगे अधीनस्थ लेखा सेवा के। मान लीजिए अभी 1600 पदों पे भर्ती आएगी, तो जो वो 1600 पद है, ठीक है, वो 1600 पद वाले सारे के सारे जो कर्मचारी वो अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर के अधिकारी होंगे, ठीक है, अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर के अधिकारी होंगे। अगर उनको कोई पूछे कि आप कौन से कैडर के हो, तो वो बोल सकते हैं हम लेखा सेवा कैडर के अधिकारी हैं, ठीक है, या कर्मचारी हैं। तो ये संवर्ग की परिभाषा होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जोर भी नहीं देना दिमाग पे। इसके बाद है 5 नंबर क्षतिपूर्वक भत्ते, क्षतिपूर्वक भत्ते, कंपनसेटरी अलाउंस। कंपनसेटरी का मतलब क्षतिपूर्वक, अलाउंस का मतलब भत्ते। कर्मचारियों को कार्य संपादन की विशेष कार्य संपादन के लिए, ठीक है, कर्मचारी है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है और उसने विभाग से संबंधित कोई कार्य संपादन किया है, मान लीजिए टीचर है तो वो स्कूल से संबंधित होगा। अगर वो स्कूल से संबंधित कोई कार्य करता है या कहीं पे जाता है, तो उसके अंदर जो उसका खर्चा लगता है, व्यक्तिगत खर्चा लगता है, मान लीजिए किसी टीचर को जयपुर कोई काम से भेज दिया गया या कहीं और भेज दिया गया और वो उस विभाग से संबंधित कार्य के लिए गया है, तो उसका जो यात्रा भत्ता लगेगा, वो यात्रा भत्ता कौन देगा, विभाग ही देगा। तो वो क्षतिपूर्वक भत्ते कहलाते हैं, यानी उसकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाती है विभाग द्वारा। तो विशेष कार्य संपादन की विशेष योजना के लिए भत्ता दिया जाता है, यानी जैसे कि यात्रा भत्ता, ठीक है, व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के रूप में, व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के रूप में भत्ता दिया जाता है। इसके बाद है सक्षम प्राधिकारी। अब सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, सक्षम प्राधिकारी वो होता है जो राज्य के शक्तियों एवं अधिकारों के प्रयोग के संबंध में मतलब बता सके, ठीक है, यानी जिसके पास राज्य की शक्तियां एवं अधिकार होते हैं, जो सर्वोच्च होता है इनका शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग कर सके, ठीक है, तो वो होता है सक्षम प्राधिकारी, जो यूज कर सके शक्तियों और अधिकारों को। तो ये जो मैटर है ये सारा का सारा राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल ऐसा अधिकारी होता है जिसके पास शक्तियां एवं पावर होती है। और अन्य कौन हो सकता है, राज्यपाल के अलावा कौन हो सकता है, तो राज्यपाल के अलावा वह व्यक्ति हो सकता है जिसको राज्यपाल ये पावर डिलीगेट कर दे, ठीक है, यानी प्रत्यायोजित कर दे। प्रत्यायोजित का मतलब उसको पावर सुपुर्द कर दे कि भाई तुम अधिकार यूज कर सकते हो, यानी अधिकारों के संबंध में कोई काम कर सकते हो, कोई कार्य कर सकते हो। तो प्रथम अधिकार तो होता है राज्यपाल। दूसरा, जिसको राज्यपाल ये शक्तियों के संबंध में अधिकार सुपुर्द कर दे, ठीक है, तो वो अधिकारी भी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद है राज्य की संचित निधि। इस चैप्टर का अभी तक का सबसे मोस्ट बिंदु यही है, राज्य की संचित निधि। इसके अलावा जो मोस्ट बिंदु है वो आयु वाला है, इसका ध्यान में रखना, ठीक है। आयु पूछा जा सकता है कि किस प्रकार, इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार आयु ज्ञात करनी है। तो उसमें एक तो ये पूछा जा सकता है कि केवल जन्म का वर्ष ज्ञात हो तो आयु क्या मानी जाएगी, जन्म तारीख क्या मानी जाएगी, 1 जुलाई। जन्म का वर्ष एवं महीना दोनों ज्ञात हो तो तारीख क्या माना जाएगी, तो तारीख मानी जाएगी 16 तारीख, ठीक है। ये दो चीज ये याद रखना। एक चीज ये याद रखना कि राज्य की संचित निधि का मतलब क्या है, तो राज्य की संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में जो उल्लेखित संचित निधि है, उसी संचित निधि का मतलब क्या है, राज्य की संचित निधि है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 266 में जो उल्लेखित है निधि, वही निधि क्या है, संचित निधि है। तो पूछा क्या जाएगा कि संचित निधि का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 266 में है। राज्य की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में है। इसके बाद 8 नंबर है कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी क्या होती है, मतलब हम लोग सर्विस पे जाते हैं तो ड्यूटी करते हैं। अब ड्यूटी के संबंध में कई सारे तर्क होते हैं कि हम घर से निकल गए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ सरकारी स्कूल के अंदर, मान लीजिए, तो जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ
तो क्या मेरी ड्यूटी प्रारंभ हो जाएगी, मतलब ड्यूटी माना जाएगा। मान लीजिए कि मैं घर से निकल गया और रास्ते में मेरी कहीं चोट से आकस्मिक चोट आ जाती है, मेरे को गंभीर चोट आ जाती है, तो मैं उस टाइम स्कूल पहुंचा ही नहीं, ठीक है, और घर से निकल गया, रास्ते के अंदर अचानक से मेरे को आकस्मिक कोई चोट आ गई, बहुत गहरी गंभीर चोट आ गई, तो वो जो बीच का समय वो ड्यूटी में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। या फिर स्कूल से निकलने के बाद वापस आते टाइम, ठीक है, बीच में कोई कार्य होगा या फिर आकस्मिक वैसे कोई घटना होगी, तो उसको ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। या मैं कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने चला गया विभाग से संबंधित कार्य के लिए, तो उसको ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इस संबंध में जो कर्तव्य है इसमें बहुत ही ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्या बड़ी परिभाषा है इसकी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसकी एकदम डिटेल चर्चा करेंगे कि ड्यूटी किसको माना जाता है, यानी सर्विस के अंदर ड्यूटी की परिभाषा क्या होती है। तो ये 8 नंबर है, तो नियम नंबर 7 के अंदर 8 नंबर है, ठीक है, नियम नंबर 7 के अंदर 8 नंबर है, ये 8 नंबर परिभाषा है कर्तव्य की। तो इसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा।